आपका होस्ट यासिर। आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वापस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं स्वीडन में पढ़ने के लिए और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इसके हवाले से डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेटमेंट के हवाले से वो बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगा वो क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व करूं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और स्वीडन जो है वो स्टडी पर्पस के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। ऐसे वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं वहां पर, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अपना कैरियर जो है उसको बूस्ट देने के लिए, इसके अलावा वहाँ सेटल होने के लिए स्वीडन की सिलेक्शन करते हैं। स्वीडन वो वाइड कंट्री है व्यूअर्स जिसमें बैंक स्टेटमेंट के हवाले से टाइम लिमिट की कोई पाबंदी नहीं। अगर आपके पास 1 दिन की या 2 दिन की भी स्टेटमेंट अवेलेबल है वो भी एक्सेप्टेबल होगी आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जहां पर मैं आपको बताता चलूँ कि अदर कंट्रीज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट जब आप बनवाते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लाजमी सबमिट करवानी है। और कुछ कंट्रीज 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी जो है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है ये एक समझ लेंगे आप स्टैंडर्ड रूल है कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वहां पर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो नीडेड होती है। स्वीडन के हवाले से यहाँ पर ये कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपका वहां पर एडमिशन हो गया, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद वीजा के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फंड्स की कमी होती है, तो वो किसी से अमाउंट लेकर अपने अकाउंट में तो रखवा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको बहुत लंबे अरसे के लिए, मसलन 3 माह के लिए या 6 माह के लिए जो है वो पैसे दें अपने अकाउंट में रखने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो इसका सोल्यूशन जो है स्वीडन ने बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। मिसाल के तौर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए और आपने परसों अकाउंट खुलवाया और आपका अकाउंट जो है वो 2, 3 या 4 दिन में एक्टिव हुआ, आपकी चेकबुक, एटीएम कार्ड आपकी ब्रांच में आया, उसके बाद आपने फंड्स वहां पर ट्रांसफर किए और उन फंड्स को 2 दिन वहां पार्क रहने दिया। अगर 2 दिन बाद भी आप वहां की जो स्टेटमेंट है वो निकलवा कर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेटमेंट के हवाले से रिजेक्शन की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी इसलिए देता हूं कि बेस्ड ऑन माय 5 इयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ बड़े दावे से कह सकता हूं कि रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम। अब रही बात कि स्वीडन के लिए नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की चाहिए होती है और अगर किसी के पास फंड्स नहीं तो वो इस बैंक स्टेटमेंट को कैसे बना सकता है और कहां से फंड्स अरेंज कर सकता है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि 30 से 35 लाख, मैक्सिमम 40 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है स्वीडन के स्टडी वीज़ा के लिए। लेकिन अगर आपके पास 30 लाख, 25-30 लाख रुपया भी है तब भी आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर फीस कम हो। तो उस लिहाज से आपके हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम भी हो सकती है। 30 लाख रुपया, 25 लाख रुपया भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेटमेंट के हवाले से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आप 35 से 40 लाख रुपया अपने अकाउंट में मेंटेन रखें ताकि आपका वीज़ा आसानी से लग सके। अगर आपके पास फंड्स की कमी है और आप फंड्स कहाँ से अरेंज करें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आप किसी अच्छे बैंक को विजिट करें, किसी भी पाकिस्तानी बैंक को विजिट करें, वहां पर जाके अकाउंट खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, अपना वहां पर अकाउंट ओपन करवाएं और इंतज़ार करें उस अकाउंट को एक्टिव होने के लिए, क्योंकि इसके लिए 5 से 6 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाए जब आपकी चेकबुक, आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आप ब्रांच में आ जाए, आप वहां पर जाके उसको रिसीव कर लें। फिर आप उसके बाद देखें कि आपके कौन से दोस्त हैं जो आपको 1, 2 या 3 दिन के लिए इतने पैसे दे सकते हैं कि जो आप अपने अकाउंट में रख सकें। अब अपने रिलेटिव्स में तलाश करें, अगर आप अपने दोस्तों में तलाश करें, अपने जानने वालों को तलाश करें। अच्छे बंदे ज़ाहिरी बात है हर जगह अवेलेबल हैं, वो मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं। अगर इन केस अगर आपको कोई ऐसा बंदा पैसे दे अकाउंट में रखने के लिए ना मिले तो जहां पर आपका अकाउंट है वहां के ब्रांच मैनेजर से मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें। उनके पास बाज़ औक़ात ऐसी पार्टीज होती हैं जो प्रॉफिट कॉन्शियस होती हैं, जो
अपने पैसे आप अकाउंट में रखेंगे और 1, 2 या 3 दिन का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर वो एक सेट कर लेंगे ब्रांच मैनेजर की मौजूदगी में, और वो आपको पे करना पड़ेगा और आप पैसे लेके रख कर उसके बाद उन 2-3 दिन की इस बैंक स्टेटमेंट को निकलवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा कर वीज़ा के लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि इस हवाले से आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस भी हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल करूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।